नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज हम चाय पर चर्चा कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल चाय जारी है और चाय भी लाजवाब है। और चाय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, गोपाल राय जी, आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। गोपाल राय जी के बारे में अभी जो सबसे अहम न्यूज़ चल रही है वो ये चल रही है कि गुजरात में इन्होंने पार्टी को कामयाबी दिलाई और गुजरात में पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करके एक बार फिर से अपने आप को साबित करते हुए नजर आई। स्वागत कीजिए गोपाल राय जी का। गोपाल राय जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका स्वागत है। गोपाल राय जी, बेसिक सा सवाल है, गुजरात में चुनाव जीतना कितना मुश्किल था, या फिर जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ने का फैसला, बाई इलेक्शंस लड़ने का फैसला, ये इसके पीछे ये रणनीति क्या थी? देखिए, आम तौर पर पूरे भारत के अंदर किसी राज्य में जिस पार्टी की सरकार हो उसके सामने उपचुनाव जीतना एक असंभव सा काम होता है। अपवाद स्वरूप अपोजिशन में उपचुनाव कोई दूसरी पार्टी जीतती है, लेकिन गुजरात में 30 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार के सामने विसावदर का उपचुनाव जीतना, ये एक संकेत दे रहा है कि गुजरात के अंदर लोगों में एक बदलाव की गहरी इच्छा जो है वो पैदा हो चुकी है। सरकार के कामों को लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है और आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर एक उम्मीद के रूप में लोग देखने लगे। तो चुनाव तो एक था, उपचुनाव, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा निकला है, क्योंकि चुनाव एक कैंडिडेट नहीं केवल हारा है भाजपा का, क्योंकि उस चुनाव में पूरी सत्ता वहां बैठी हुई थी। मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, सभी विधायक, सभी चेयरमैन चप्पे चप्पे पे। विसावदर विधानसभा में 294 बूथ हैं। 294 बूथ पर भाजपा के नीचे से लेकर के और शीर्ष तक के नेता जो है वो छावनी बना के बैठे थे। दारू, पैसा, प्रशासन, पुलिस, जितना तंत्र हो सकता है सब झोंका उन्होंने, लेकिन फिर भी विसावदर के लोगों ने प्रचंड बहुमत से गोपाल इटालिया को जिताया। पिछली बार से 3 गुना ज्यादा मार्जिन से आम आदमी पार्टी वहां चुनाव जीती। बाई इलेक्शंस की कहानी क्या है वहां पे? पिछली बार वहां से लोगों ने, विसावदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है गुजरात के अंदर। विसावदर वाले पिछली बार वहां पर भाजपा को हराए, कांग्रेस का उम्मीदवार जिताया। अच्छा। भाजपा हार गई, लेकिन जीतने के बाद उस विधायक को उन्होंने दबाव प्रभाव से इस्तीफा दिलवा करके अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। कांग्रेस के विधायक फिर लास्ट इलेक्शन में उसको अपना उम्मीदवार बनाया, जो कांग्रेस में जो बीजेपी में शामिल हुआ था। फिर वहां के लोगों ने उसको हरा दिया, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। पिछले इलेक्शन, हाँ नहीं, पिछले में कांग्रेस जीती, लास्ट वाले में फिर कांग्रेस वाले को भाजपा कैंडिडेट बन के आया तो हरा दिया लोगों ने, और फिर आम आदमी पार्टी को जिताया। फिर भाजपा को जीत आई, बोले नहीं तुम कैसे बड़े हो सकते हो, मैं बड़ा हूं, मेरी सत्ता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक को भी तोड़ दिया, इस्तीफा दिलवा दिया। अच्छा। फिर उन्होंने सोचा चुनाव जीत लेंगे, इस बार तो जीत पक्की है। फिर जो है वो चुनाव में मैदान में आए। एक काम और किया कि बहुत लंबे समय तक भाजपा ये इंतजार कर रहे थे जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे। 1.5 साल वहां चुनाव नहीं होने दिया उन्होंने, 1.5 साल होल्ड करके रखा चुनाव। कोई खास वजह थी? उसकी वजह यही, उनको लगता था कि हार जाएंगे। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी को इन्होंने 3 तिकड़म करके सत्ता कब्जा कर लिया तो उनको लगा अब तो जीत ही जाएंगे। फिर चुनाव उन्होंने करवाया और इस बार और बुरी तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को
वहां की जनता ने हराया। तो इसके पीछे की वजह क्या रही? 1.5 साल इलेक्शन पोस्टपोन होने की वजह क्या रही? सीट उन्होंने खाली हुई। उन्होंने वही कि चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो वो चुनाव जीत आयोग से कोई जीत जवाब के नहीं मिला माहौल आपको? का इंतजार कर रहे थे। चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं मिला आप लोग चुनाव आयोग के पास नहीं, गए हो? चुनाव आयोग में उन्होंने क्या किया था, एक एप्लीकेशन लगवाई थी अपने कैंडिडेट से। तो जब दिल्ली में चुनाव, यहाँ पर जब उन्होंने, हमारी सरकार गई, उसके बाद वो एप्लीकेशन वापस कर लिया और चुनाव करवा दिया। तो दिल्ली में डिफीट के बाद गुजरात में एक सीट, विसावदर की सीट जीतना पार्टी से कैसे देख रही है? नहीं, पार्टी नहीं, पूरा गुजरात देख रहा है। आप गुजरात रह पार्टी, के भी आए। मैं तो 2 महीने से गुजराती था। गुजरात के लोगों में आज भाजपा के लिए प्यार नहीं है। इस बार तो प्रचंड बहुमत लेके आई भाजपा। भाजपा का डर है लोगों में। आप गुजरात कभी भी जाइए, आप व्यापारी से बात करिएगा, वो दुखी है, दिल मिलाया हुआ है, बोलता नहीं है। वो कहता हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये लोग फिर चैन से नहीं विसावदर के लोग रहेंगे। कैसे बोल रहे हैं फिर? मैं वही कह रहा हूं, तो एक डर का माहौल था। विसावदर की जीत का इसीलिए बड़ा मायने है, वो कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि फिर आदमी करता है करो या मरो, कब तक डरते रहेंगे। इसलिए लोगों ने सारा सत्ता तंत्र वहां बैठा रहा। इस गुजरात में मुंह खोलने से लोग डरते हैं। सारा सत्ता तंत्र, पूरा प्रदेश वहां बैठा रहा, पूरी सरकार वहां बैठी रही, और लोगों ने कहा जो होगा देखा जाएगा, हम मुकाबला करेंगे। और पिछले बार से भी 3 गुना ज्यादा वोटों से हराना उपचुनाव में, ये एक बदलाव का संकेत विसावदर ने दिया है। गोपाल इटालिया जी कहीं बीजेपी में शामिल हो गए तो? मेरे ख्याल से विसावदर के लोगों ने भरोसा इसीलिए किया है कि ऐसा शख्स है कि जिसके खिलाफ कितने मुकदमे भाजपा ने किया, कितने दबाव प्रभाव, सब कुछ कर लिया, लेकिन न बिका न झुका, लड़ता था, और इसलिए विसावदर ने उसे अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल से आपकी बातचीत हुई, वो क्या कह रहे थे? नहीं, बातचीत तो क्या, कल अभी हमारे जो गुजरात से विधायक चुने गए हैं, वहाँ के लीडर्स सभी लोग आए थे, सबसे बात हुई, और एक ही चीज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो 30 साल का जो शासन है, अब उससे मुक्ति का मन बना लिया है। गुजरात में भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अच्छा। 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ, उसके बाद 30 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 30 साल तक? बिल्कुल। और उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ। अब भाजपा के भी 30 साल का जो आंकड़ा है वो पूरा होने वाला है। और विसावदर ने एक संकेत, जिसको कहते हैं ना कि भाई एक चावल गांव में लोग जो पकाने के लिए चेक करते हैं, कुकर जब नहीं था तो चेक करते थे, विसावदर ने एक संकेत दिया है कि अब विसावदर ही नहीं, पूरा गुजरात बोलने वाला है। कांग्रेस क्यों विकल्प नहीं हो सकती वहां पर? आप चूंकि आप वहां थे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दावा करेगी, आप कांग्रेस के साथ अलायंस में भी रहे हैं, वहां के लोग कांग्रेस और आपको फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। कांग्रेस को ही लोगों ने चुना है 30 साल में। भाजपा की सरकार बनी, भाजपा के सामने वहां तीसरी पार्टी कोई नहीं रही, तीसरी कोई विकल्प नहीं थी। बिल्कुल। हर बार इस सरकार के कामों से जो लोग निराश थे, जो प्रभावित थे, जी, जिन लोगों ने इस सरकार के अत्याचार को बर्दाश्त किया, जो परिवर्तन चाहते थे, उन्होंने एक बार नहीं, बार बार कांग्रेस को ही समर्थन दिया। लेकिन अब लोगों के मन में बात बैठ गई है कि यार कितनी बार हम भरोसा करें, कांग्रेस भाजपा को नहीं हटा सकती। ये बहुत गहरा लोगों के मन में बैठ गया। दूसरी बात जो चीज बैठ गई है, और खुद कांग्रेस के जो लीडर हैं, राहुल गांधी जी ने जा करके गुजरात के अंदर ही कहा कि हमारी पार्टी में आधे लोग तो भाजपा के ही लोग हैं बैठे हुए।
उनके इशारे पे काम करते हैं। तो इसलिए वो बात और पुख्ता हो गई कि क्यों कांग्रेस हर बार हार जाती है, फाइट क्यों नहीं कर पाती है। तीसरी बात, विसावदर के अंदर जो हुआ वो भी एक नया चैप्टर गुजरात में लिखा गया है। पिछले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों को तोड़ा था, बहुमत था उसके पास, लेकिन वो कहते हैं ना सत्ता की भूख और ये दिखाना कि हम ताकतवर हैं, बहुमत के बाद विधायकों को तोड़ा गया। कांग्रेस के विधायक जो थे 5, वहां पे उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। ये बात थी कि जब विसावदर का चुनाव होगा तो कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। उन 5 जगह हमने कैंडिडेट खड़ा नहीं किए, लेकिन कांग्रेस सारी सीट हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती। अब जब विसावदर का चुनाव आया तो कांग्रेस पलट गई। कांग्रेस ने बोला नहीं, मैं भी कैंडिडेट खड़ा करूंगा। अच्छा, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया। कांग्रेस के कैंडिडेट के खड़ा होने के बाद, कांग्रेस पार्टी के सारा दम लगाने के बाद पिछले बार से 3 गुना ज्यादा वोट से आम आदमी पार्टी का जीतना ये संकेत दे रहा है कि अब गुजरात के लोगों को जिस मजबूत विकल्प की तलाश थी जो भाजपा को टक्कर दे सके, वो आम आदमी पार्टी के रूप में दिख रहा है। मतलब आम आदमी पार्टी का नए होराइजन के तौर पर गुजरात को देख रही है और गुजरात में बीजेपी के कांग्रेस के बाद जो है वो एक विकल्प के तौर पर भी देख रही है वहां पर आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प हो सकती है, बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर विकल्प हो सकती है। आपका ये कहना है। एक और सवाल मेरा कि 2024 के पहले जब ये अलायंस बना, इंडिया अलायंस बना, जो तारतम्य, जो समन्वय इस अलायंस में था, वो समय के साथ बिखरता क्यों चला गया? हम स्टेट बाय स्टेट अगर ले लें, हरियाणा को देख लें, दिल्ली को देख लें, अभी आपने गुजरात की कहानी बताई, विपक्ष में तारतम्यता क्यों नहीं है? अगर विपक्ष की आवाज एकजुट है तो विपक्ष क्या अपने इंटरेस्ट पर बिखर जाता है, अपने फायदे पे बिखर जाता है? देखिए, जहां तक बात है इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन देश के सामने लोकसभा चुनाव के समय पर जो परिस्थितियां बनी थी और जिस तरह से सभी राष्ट्रीय संस्थानों पे, भारत के संविधान पे, लोकतांत्रिक परंपराओं पे, लोकतांत्रिक जो संस्थान है उन पर जिस तरह से भाजपा ने एक अप्रत्यक्ष हमले किए, उसको खत्म करने की मुहिम शुरू की, जिस तरह से देश में एक नए तरह का माहौल पैदा हुआ, उसमें देश में परिस्थिति बनी कि भाई इससे जो लोग भी असहमत हैं उनको एकजुट होना चाहिए और उस राष्ट्रीय दायित्व को आम आदमी पार्टी ने निर्वहन करते हुए इस अभियान में, इस मुहिम में अपने योगदान, अपना हिस्सेदारी दी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस का रवैया दिख रहा है, चाहे वो दिल्ली में आपने तमाम ऐसे कांग्रेस के नेताओं को, उनके बयान आपने देखे होंगे। कांग्रेस को वो हार गए, उनको वोट नहीं मिले, इससे उनको गम नहीं है, उनको इस बात की खुशी है कि आम आदमी पार्टी को हरा दिया गया। बिल्कुल। तो ये नजरिया बहुत साफ दिख रहा है। अभी गुजरात के अंदर आपको मैंने बताया 5 सीट पे चुनाव हुए, हमने एक कैंडिडेट खड़ा नहीं किए और एक सीट पे जहां हमारा कैंडिडेट लड़ रहा था वहां पे उन्होंने आकर एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि अब जो भी परिस्थितियां हैं गुजरात के अंदर, तो हम साफ देख रहे हैं कि अब उसकी मंशा है कि आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, भाजपा जीत जाए। तो फिर ऐसे में हमारा जो मकसद है कि भाई भाजपा से लोग परेशान हैं लोग और उसको हटाने के लिए हम लड़ रहे हैं। इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का बेहतर विकल्प बन रही है, फिर कांग्रेस को रिप्लेस करती है? देखो, वो सारी बातें जो जनता तय करती है, वो तो जनता तय करती है, वो तो जनता फैसला करती है। लेकिन जब आप 5 सीट पे लड़ना होता है तो आप कहते हैं कि भाई हमें मौका दो, और जब एक सीट आप विनम्र हो जाते हैं, तब आप कहते हैं नहीं मैं लड़ूंगा। तो फिर तो नजरिया, फिर उसके पीछे का जो मकसद है, क्योंकि कांग्रेस जीत नहीं रही थी यहाँ, उसका एक ही मकसद था कि भाजपा जीत जाए लेकिन आम आदमी ने जीतनी चाहिए। लेकिन जनता ने ये समझ लिया और जनता ने इसका जवाब दिया। तो इसलिए केजरीवाल जी का कोई बयान भी आया है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो है वो
इन्नूरा कुश्ती करते हैं, एक दूसरे का के लिए ही? इस चुनाव में तो साफ दिख रहा है, इस चुनाव में साफ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट जब जीत नहीं रहा था तो फिर लड़ाया क्यों कांग्रेस ने? मकसद क्या था? पंजाब में भी जीत हासिल हुई, पंजाब की भी एक सीट खाली हुई थी, वहां पर भी बाई इलेक्शंस हुए और पंजाब में आपकी सरकार अच्छे समय से चल रही है, मेजॉरिटी में चल रही है। इसको कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं, हम सबको पता है कि दिल्ली के अंदर 3 महीने 4 महीने हुए हैं भाजपा की सरकार बने, लेकिन पूरी दिल्ली एक आवाज निकलने लगी है, यार गलती हो गई। चाहे वो आज 3 महीने से पेरेंट्स जो है ना, फीस कम कराने के लिए सड़क पर है, उनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है फीस कम कराने के लिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई, बिजली के पावर कट लगने लगे, पानी की दिक्कतें बढ़ गई लोगों की। हर चारों तरफ जो एक सिस्टम बना था वो बिखर रहा है। तो बीजेपी तो जश्न मना रही है 100 दिन का, 100 दिन के लिए बुकलेट भी जारी किया उन्होंने, कहा हमने बहुत सारे काम ऐसे कर दिए जो वो पिछले बना 10 सालों में सकती नहीं है, हुए थे। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला करके जश्न केवल बीजेपी ही मना सकती है और कोई नहीं मना सकता। 100 दिन की उपलब्धि है कि लोगों के घरों को बुलडोजर से उड़ा दिए गए। गरीब लोग पता नहीं है कि वो जिए कैसे, सड़क पर पड़े हुए। वो जश्न तो वही मना सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में क्या स्थिति बन रही है। लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर एक चारों तरफ ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि जी दिल्ली तो गया, पंजाब भी गया, जनता साथ नहीं है और ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें गॉसिप शुरू किया गया। ये सवाल उठाए जा रहे थे। पंजाब के इस उपचुनाव ने उसका जवाब दिया है। पिछली बार ये सीट जितने वोटों से हम जीते थे उससे ज्यादा 2 गुना वोटों से पंजाब में भी हम ये चुनाव जीते, और ये पंजाब में लुधियाना के लोगों ने ये साफ संदेश दिया है कि जो सरकार वहां काम कर रही है उस सरकार के काम के पंजाब की जनता साथ है। ये पंजाब के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है, और पूरे देश के लोगों के अंदर जो ये अफवाह और कैंपेन चलाया जा रहा था उस पर उन्होंने विराम लगा दिया। अब आते हैं दिल्ली की बात करते हैं। 100 दिनों के कामकाज को आप कितना आंकते हैं, कैसे आंकते हैं? दूसरा सवाल ये कि जब सरकार बनी बीजेपी की यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आपने 10 साल में, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में दिल्ली को खोखला किया, दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ। दिल्ली में कूड़े के 3-3 पहाड़ बन गए, उन कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात थी, यमुना को साफ करने की बात थी, वो सारी चीजें एज इट इज रह गई। अब हमने काम शुरू किया है और 100 दिन का ब्यौरा भी पेश किया है बीजेपी ने। 100 दिन में क्या काम किया? जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद दिल्ली के लोगों से आ करके वादा किया, हमारी सरकार बना दो। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने का फैसला हुआ। आज तक आया क्या? जो कह रहे रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी के खाते में आया क्या? नहीं आया। पहली कैबिनेट के बैठक में कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। हम तो जितने दिन का अभी रिपोर्ट कार्ड उन्होंने 3 महीने का किया है ना, किया है बिल्कुल। उसमें आया क्या? किसी को नहीं आया। कूड़े का पहाड़ 1 इंच भी कम हुआ क्या? 100 दिन में नहीं हुआ। जमुना में एक भी कोई सफाई का अभियान चला क्या? नहीं हुआ। हुआ क्या? सबसे पहले आ करके उन्होंने विधानसभा और दिल्ली सचिवालय से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाई। ये उपलब्धि है उनकी। उसके बाद जो 10 सालों से प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ी थी, वो फीस बढ़वा दी। सारे पेरेंट्स सड़क पे आ गए। ये उनकी उपलब्धि है 100 दिन की। जब बीजेपी कह रही है प्राइवेट स्कूलों में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी आम आदमी पार्टी सरकार में, तो हमारे समय फीस बढ़ाई तो गई। हमारे समय फीस क्यों नहीं बढ़ी थी? वो कह रहे बढ़ाई गई, लेकिन तो पेरेंट्स को नहीं पता चला, तब तो सड़क पे नहीं आए पेरेंट्स। आज सड़क पे आप समझो, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो लोग सरकारी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? हर आदमी, हर पेरेंट्स काम करता है, प्रोफेशनल लोग हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं।
आप सोचो, आप अगर आपका बच्चा डीपीएस में पढ़ता है और आपको अपनी छुट्टी लेकर के सड़क पे आंदोलन करने की स्थिति आती है, हमारी सरकार में फीस बढ़ी होती तो हमारे खिलाफ भी तो आंदोलन करते हो, सड़क पे आना पड़ गया। दिल्ली के अंदर जो पावर कट आज लग रहे हैं, कल तो नहीं लग रहे थे। आज जो पावर कट लग रहे हैं, 100 दिन की उपलब्धि है। बारिश हुआ था, बारिश हुई, बारिश के बाद दिल्ली में कैसे पानी पानी हुआ बिना मानसून के, ये तो कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। नया काम 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और कुछ मत करते फिर भी लोगों को तसल्ली थी। आप धड़ाधड़ बुलडोजर चला करके और पुलिस के दम पर लोगों के घरों को आप बेघर करते जा रहे हो, उड़ाते जा रहे हो। जहां झुग्गी वहां मकान। बिल्कुल, ये नारा भी दिया था और कई घर भी दिए हैं। तो तोड़ने से पहले घर तो दो। आप लोगों को बेघर करते जा रहे हो। जहां झुग्गी वहां मकान, नारा तो ये है, और रोजाना झुग्गी तोड़ने का काम चल रहा है। एकदम 180 डिग्री घुमा हुआ है। नारा क्या था और काम क्या हो रहा है। तो 100 दिन के काम को आप अभी जीरो मानकर चल रहे हैं? मेरे मानने की बात नहीं है। आप दिल्ली के लोगों से जाके पूछिए, किसी से भी जाके पूछिए, लोगों के घरों में इन्वर्टर खरीदे जाने लगे। इन्वर्टर के रेट पता कर रहे हैं लोग। दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई थी। कई लोगों ने उठा करके जो है ना, सीढ़ियों के नीचे जगह होती है ना, वहां रख दिया था, जाले लग गए थे, सब साफ करके लगा दिया लोगों ने दोबारा, क्योंकि दिल्ली में पावर कट लगने लग गया। कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। जब दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट आए, तब कई तरह के कयास लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाकर बस जाएंगे, वो दिल्ली नहीं आएंगे, हो सकता है पंजाब के सीएम बन जाएं। आपके कान तक भी ये बात, इस तरह की बातें पहुंची होंगी, इस तरह के रूमर्स पहुंचे होंगे। वो रूमर्स थे, क्या थे पता नहीं। उस पर आप लोगों के बीच क्या बातचीत होती थी? मतलब अब थोड़े सा पार्टी को लेकर थोड़ा बातचीत करते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि ये सारी कहानियां हम लोगों को आदत हो गई है सुनने की। आम आदमी पार्टी के पैदा होने और आज तक की जो यात्रा है, कई बार हमारा मरसिया पढ़ा जा चुका है कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई और उनका भविष्य खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आम आदमी पार्टी की ताकत हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी ताकत पैसे में नहीं है, हमारी ताकत है हमारे कामों में, तो जनता के लिए हमने किए, और आजादी के बाद पहली बार किए। ये छुपी बात नहीं है, कहने की बात नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों का जो आज स्ट्राइक रेट पैदा हुआ, जो उनका स्टैंडर्ड पढ़ने का पैदा हुआ, जो जिस तरह से उनके अंदर एक क्रांति पैदा हुई, ये कोई छुपी बात नहीं है, ये खुली किताब है। मोहल्ला क्लिनिक जिस पर आप वो पेंट लगा लगा करके आरोग्य मंदिर बना रहे, हाँ, ये मोहल्ला क्लिनिक तो दिल्ली के अंदर खुले हैं, ये तो छुपी बात नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के कई बार ये भविष्यवाणियां हो चुकी कि अब ये खत्म हो गए, पिछले 3 महीने से गायब हो गए, पंजाब के मुख्यमंत्री, हर कुछ नहीं मिलता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री बना लो अरविंद केजरीवाल। पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वहां पर तेजी के साथ जनता के लिए काम हो रहा है। राष्ट्रीय संयोजक के नाते अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को वो समय समय पर किसी भी पार्टी के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, पार्टी संगठन पदाधिकारी हो, आज हमारे दिल्ली में मान लीजिए अपोजिशन में हम हैं, पंजाब में सरकार है, गोवा में विधायक हैं, गुजरात में, जहां जहां पर है वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और करते रहेंगे। मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहे? जहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं और रहेंगे। जी ठीक है। इसके अलावा जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, तभी जो मरसिया पड़े जाने वाली बात आपने कही, तभी कहा गया कि दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया, पंजाब में जब इलेक्शंस होंगे तो कांग्रेस वहां पर आएगी,
और बाकी देश में भी आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी का चैप्टर ओवर। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगा था दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद? बाहर की तो छोड़ो, दिल्ली में आज चुनाव हो जाए, पता नहीं 8 सीट भी बचेगी कि नहीं, जो पिछली बार थी भारतीय जनता पार्टी। ये आप चैलेंज कर रहे हैं चैलेंज कर रहा हूं मैं, कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो गया तो 8 सीट भी भाजपा नहीं ला पाएगी? नहीं ला पाएगी। एक और बात, अगर हम इस पूरे आम आदमी पार्टी को देखें, इसका एक्सपेंशन किन किन स्टेट में देख रहे हैं आप? गोवा में आप हैं, गुजरात में अभी परफॉर्मेंस अच्छी रही आपकी बाई इलेक्शंस में, पंजाब में आप हैं, दिल्ली में आप हैं। फुल फ्लेज अगर हम बात करें कि बिहार को लेके कोई प्लानिंग है, बंगाल को लेके कोई प्लानिंग है, क्योंकि दोनों स्टेट्स में आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा कई और स्टेट्स हैं जहां पर फिर से इलेक्शंस होंगे। एक्सपेंशंस को लेकर और बाकी चीजों को लेकर देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो संगठनात्मक स्तर पे काम तो हम पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन जो अभी आगामी दिनों में पार्टी की जो प्राथमिकता है, उसमें पंजाब के अंदर चुनाव है, उसको लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद गुजरात का चुनाव है उसी साल, उसकी तैयारी कर रहे हैं। गोवा का चुनाव है उसी साल। बिहार की जहां तक बात है, बिहार में जो है पार्टी ने अभी वहां पर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी और वहां सब लोगों की ये मांग थी कि वहां पार्टी चुनाव लड़े, तो वहां भी पार्टी अपना कैंडिडेट्स जो है वो उतारने का निर्णय लिया है। अच्छा, करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हम वहां पर भी चुनाव पिछली बार भी कुछ सीटों पे लड़े थे, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में संगठन निर्माण का काम जो है वो जारी है और परिस्थिति के अनुसार पार्टी फैसला करती है कि वहां पर आगे की रणनीति बनाई जाए। बिहार में सभी सीटों पर जा रहे हैं, कुछ एक सीटों पर जा रहे हैं? अभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये बात आई है, आगे तो इलेक्शन के समय उसकी रणनीति बनाएंगे। तो गुजरात में सभी सीटों पर जा रहे हैं? गुजरात में तो हमने पिछली बार भी सभी सीटें लड़ी थी, इस बार भी पूरी प्लान? इस बार गुजरात में लड़ने के लिए नहीं, सरकार बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। गुजरात में ये आपको लगा है, गुजरात जाके महसूस किया आपने? तो बड़ी तैयारी करनी होगी, तो हालांकि वक्त भी बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तैयारी तो देखो, मैंने कहा ना कि 30 साल से वहां के लोग तैयार हैं, लड़ने वाले टीम ढूंढ रहे थे, लीडर ढूंढ रहे थे, वो लोगों को मिले है। और आपको किस किस स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, हम तो अभी पूरी ताकत से फोकस गुजरात पे। आने वाला विधानसभा चुनाव भी आपकी ही प्रभार में लड़ा जाएगा गुजरात में? तैयारी हम कर रहे हैं, वो तो आगे का पार्टी की परिस्थिति के अनुसार निर्णय होगा, लेकिन गुजरात में अभी हम उसकी तैयारी शुरू कर दी है। गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब देने के लिए, सवालों से मुंह ना मोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाय पर चर्चा में आज हमारे खास मेहमान थे गोपाल राय जी, जिन्होंने खुलकर बातचीत की पार्टी के एक्सपेंशन को लेकर, पार्टी को लेकर रूमर जो उड़ाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इन दिनों क्या कर रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों को खुलकर उन्होंने जवाब दिया। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और अन्य शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।